फोर्ब्स की रियल टाइम बिलियनियर्स की लिस्ट के हिसाब से आज के दिन दुनिया के 100 सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में 8 हेज फंड मैनेजर्स का नाम है। ये सब वो ट्रेडर्स हैं जो एक तरह से पूरी दुनिया को चलाए, क्योंकि बाकी बिलियनियर्स की तरह इनकी नेटवर्थ किसी एक पर्टिकुलर कंपनी की वैल्यू पे बेस्ड नहीं है। सिंस इनकी पूरी नेटवर्थ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स में ही रहती है, तो ये बहुत ही ज्यादा लिक्विड रहते हैं। यहाँ तक कि यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप को जिताने में ऐसे ही एक हेज फंड मैनेजर रॉबर्ट मर्सर का हाथ था। इनके पास ना सिर्फ पैसे बट इतनी ही पावर भी रहती है। इसमें जॉर्ज सोरोस जैसे लोग भी हैं जो ना सिर्फ किसी स्टॉक बल्कि पूरे देश की करेंसी को ही गिराने की पावर रखते हैं। आखिर ये नॉर्मल ट्रेडर्स इतने इन्फ्लुएंशियल कैसे बन जाते हैं? इस वीडियो में हम जानेंगे क्या बिजनेस मॉडल होता है हेज फंड्स का एंड कैसे ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाते हैं और क्यों इंडिया में कोई नोटेबल हेज फंड्स नहीं है। तो हेज फंड्स का बिजनेस मॉडल यानी ये जानने के लिए कि ये क्या होते हैं और कितने पैसे कैसे कमाते हैं, एक बार ब्रीफ में हम म्यूचुअल फंड्स को समझते हैं। मान लेते हैं एक कंपनी है जिसका नाम है HDFC म्यूचुअल फंड। ये कंपनी हमारे जैसे इन्वेस्टर्स को ऑप्शन देती है इनके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का। इनके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से क्या मतलब है, ये उन इन्वेस्टर्स से जिनके पास स्टॉक मार्केट का बहुत नॉलेज नहीं है या फिर इतना टाइम नहीं है कि वो स्टॉक्स पे रिसर्च कर पाए, उनसे पैसे लेके कुछ स्टॉक्स बाय कर लेते हैं ऑन देयर बिहाफ। जिन स्टॉक्स के ऊपर जाने पे इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट होगा और नीचे जाने पे लॉस। म्यूचुअल फंड्स जनरली गिने चुने और सेफ स्टॉक्स पे ही इन्वेस्ट करते हैं और इनका प्रोसेस काफी ट्रांसपेरेंट होता है। ये कंपनी इन पैसों को मैनेज करने के लिए कुछ फीस लेती है जो कि इन कंपनीज के रेवेन्यू का सोर्स होता है। ये बात काफी लोगों को स्पेशली ट्रेडर्स को ऑलरेडी पता होगी, बट जिसको नहीं पता इस तरह से म्यूचुअल फंड्स काम करते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं हेज फंड पे। हेज फंड सिमिलर है म्यूचुअल फंड से। ये भी इन्वेस्टर्स से पैसे लेते हैं उनके पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए, जिसके बदले इन्हें एक मैनेजमेंट फीस इन्वेस्टर्स देते हैं। बट यहाँ पर जो मेन डिफरेंस है दैट इज रिस्क। हेज फंड्स ज्यादा रिस्की इंस्ट्रूमेंट्स में भी ट्रेड कर सकते हैं, जैसे कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस और इवन करेंसी, कमोडिटी और क्रिप्टो में भी। तो हेज फंड्स में रिस्क ज्यादा होता है और सिंस ये लोग इंडस्ट्री के बेस्ट फंड मैनेजर्स होते हैं जो कि बेस्ट माइंड्स एंड बेस्ट टेक्नोलॉजीज का यूज करते हैं, तो इसमें रिस्क ज्यादा होने के साथ साथ रिटर्न्स भी ज्यादा मिलने की पॉसिबिलिटी रहती है। दूसरा बड़ा डिफरेंस है इन्वेस्टमेंट साइज। म्यूचुअल फंड्स में हम एज लो एज 500 रुपीज से भी इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं, बट हेज फंड्स के पास इन्वेस्ट करने के लिए वी नीड एटलीस्ट 1 CR। इसलिए ये उन्हीं इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा ऑप्शन है जिनके पास ज्यादा पैसे हैं इन्वेस्ट करने के लिए और जो ज्यादा रिस्क लेने के लिए भी तैयार है। तो ये हो गया इनका बिजनेस मॉडल। ये म्यूचुअल फंड्स की तरह ही है लेकिन विद ज्यादा रिस्क और ज्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट साइज। इनकी मैनेजमेंट फीस भी म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में काफी ज्यादा होती है। जनरली ये 2% मैनेजमेंट फीस लेते हैं और प्रॉफिट्स का 20% पार्ट भी। इन हेज फंड्स के साइज का अंदाजा आप इस चार्ट से लगा सकते हैं। इस चार्ट में आप देख सकते हैं ब्रिजवाटर एसोसिएट्स, जिसको मैनेज करते हैं बिलियनियर ट्रेडर रे डालियो। इनके अंडर 126 बिलियन डॉलर्स हैं। ये बनता है अराउंड इतना। अब इतने पैसे सिर्फ एक हेज फंड के पास हैं मार्केट में ट्रेड एंड इन्वेस्ट करने के लिए, तो पावर इनके पास नहीं तो फिर किसके पास होगी? ये लिस्ट है आपके सामने 25 सबसे बड़े हेज फंड्स की। ये इनका नाम है और इतने मिलियन डॉलर्स के इनके पास फंड्स हैं। तो अगर ये हेज फंड्स इतने बड़े फंड्स मैनेज करते हैं एंड इतने अच्छे रिटर्न्स भी कमा लेते हैं, जिनसे इनके मैनेजर्स भी दुनिया के सबसे अमीर लोग बन जाते हैं, तो फिर ये कॉन्सेप्ट इंडिया में क्यों नहीं है? फर्स्ट ऑफ ऑल, इन्हें हेज फंड्स नहीं कहते हैं इंडिया में। सेबी की इन्वेस्टमेंट कैटेगरीज के अंडर ये कैटेगरी 3 ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स के अंडर आते हैं एंड इस कैटेगरी के लिए सेबी ने अलग से रेगुलेशंस बनाए हैं जो कि इनकी फंक्शनिंग के लिए फेवरेबल नहीं है। इनमें से जो कुछ मेन रीजंस हैं वो है हाई टैक्सेशन। ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स कैटेगरी 3 जिसके अंडर हेज फंड्स आते हैं, अगर इनका प्रॉफिट 5 CR से ऊपर चला जाता है तो इन्हें ऑन देयर प्रॉफिट्स 42.74% तो टैक्स ही पे करना पड़ेगा, जो कि एक रेड फ्लैग हो गया हेज फंड्स के लिए। क्यों वो अपने सारे प्रॉफिट्स गवर्नमेंट को दे दें। सेकंड इज दीज कैटेगरीज आर नॉट अलाउड टू टेक मोर देन 2 times लेवरेज, तो इससे भी उनके रिस्क लेने की कैपेसिटी लिमिट हो जाती है। एंड थर्ड एंड द फाइनल नेल इन द कॉफिन इज इंडिया में इक्विटीज की शॉर्ट सेलिंग करना अलाउड ही नहीं है और ज्यादातर हेज फंड्स दोनों डायरेक्शन में ट्रेड करते हैं, तो ये रेगुलेशन उनकी ट्रेड अपॉर्चुनिटीज को भी लिमिट कर देता है। इन रीजंस की वजह से कोई भी हेज फंड इंडिया में पॉपुलर नहीं है। तो अब सवाल ये आता है कि डज इंडिया नीड देम? क्या इंडिया में इनकी जरूरत है? उससे मेरा क्या फायदा, मुझे क्या मिल रहा है? इतने सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाने की वजह से इंडियन गवर्नमेंट एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी को लूज कर रही है इन टर्म्स ऑफ टैक्सेस। अगर थोड़ा बहुत इन रेगुलेशंस को रिलैक्स करा जाए तो उसके बाद भी गवर्नमेंट अच्छा खासा टैक्स अर्न कर सकती है। जितने भी नए हेज फंड्स आएंगे एंड प्रॉफिट्स जनरेट करेंगे तो उतना ही ज्यादा टैक्स गवर्नमेंट को मिलेगा एंड वो टैक्स भी छोटा मोटा नहीं होगा। ये किस स्केल पे ट्रेड करते हैं आप वीडियो में पहले देख ही चुके हो। मार्केट में लिक्विडिटी भी इंक्रीज होगी बट मार्केट मैनिपुलेशन के इंसिडेंसेस भी इंक्रीज हो सकते हैं। क्या इंडिया में जरूरत है हेज फंड्स की? एंड अगर रेगुलेशंस रिलैक्स कर दिए जाएं तो क्या जॉर्ज सोरोस और जिम साइमंस जैसे ट्रेडर्स इंडिया में भी हमें देखने को मिलेंगे? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप जिम साइमंस की जीनियस की कहानी को जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में जान सकते हैं।